नमस्कार दोस्तों। आशा रखता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ भाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर आज के सेशन से हम लोग हमारी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज आपको एमसीक्यू के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज यानी कि बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स जो कि अकाउंट सब्जेक्ट में आगे इस्तेमाल होते हैं, इन सब के बारे में समझ लेनी है, ताकि जब हम आगे अकाउंट सब्जेक्ट को पढ़े तो हमें वो सब शब्दों का मतलब पता हो कि ये शब्द का मतलब एक्चुअली में क्या होता है। तो ये सारे शब्द यानी कि वर्ड्स यानी कि टर्मिनोलॉजीज हम लोग आज के सेशन से शुरू करने वाले हैं और ये हमारे पहले सेशन के अंदर हम लोग फर्स्ट 7 टर्मिनोलॉजीज समझने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा ये सेशन। तो देखिए यहां पे जो हमारी फर्स्ट टर्मिनोलॉजी यानी कि फर्स्ट वर्ड है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। मतलब बिजनेस के अंदर जो अलग अलग ट्रांजैक्शन होते हैं जो कि हमने आगे के सेशन में डिस्कस किया था वो यहां पे हमें समझना है। तो देखो, बिजनेस ट्रांजैक्शन मींस एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बिजनेस बिटवीन टू और मोर पर्सन। मतलब के दो या उससे ज्यादा लोगों के बीच में जब बिजनेस का कोई गुड्स या बिजनेस की ही कोई सर्विस है वो एक्सचेंज हो रही है, या तो कैश में या तो क्रेडिट में, तो उसे कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो देखो यहां पे क्या कहा है, बिजनेस ट्रांजैक्शन मींस एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बिजनेस बिटवीन टू और मोर पर्सन इन द फॉर्म ऑफ कैश और क्रेडिट, देन इट इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। और ये डेफिनेशन आपको 1 मार्क में आ सकती है। तो अगर आपको 1 मार्क में पूछा है कि डिफाइंड बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो आप ये वाली डेफिनेशन यहां पे लिखोगे। अब आगे यहां पे क्या कहा है ये आपकी जानकारी के लिए है, या अगर ये पूरा 2 मार्क में पूछा है तो आप लोग लिख सकते हो। तो जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं ना दोस्तों, वो हमेशा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं। हमने ये देखा था कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो कि पैसों के लिए, इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए किया जाता है, एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन यानी कि बिन आर्थिक व्यवहार जो कि पैसों के लिए नहीं होता है। तो ऑब्वियस है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो पैसों के लिए ही होते हैं। तो जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं वो हमेशा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ही होते हैं। एंड दिस बिजनेस ट्रांजैक्शन आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। और वो 2 कैटेगरी कौन सी है, एक है कैश ट्रांजैक्शन और दूसरा है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो अब जरा ये भी समझ लेते हैं कि कैश ट्रांजैक्शन क्या है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या है, क्योंकि ये भी आपको 1 मार्क में शायद पूछ सकते हैं। व्हाट इज कैश ट्रांजैक्शन? तो ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज आइदर रिसीव्ड और पेड इमीडिएटली। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आप अपने पैम्पलेट में ये वर्ड हाईलाइट करोगे, इमीडिएटली। पैसे तुरंत रिसीव हो जाते हैं या पे हो जाते हैं ट्रांजैक्शन में, तो उस ट्रांजैक्शन को हम लोग कहेंगे कैश ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल, गुड्स ऑफ ₹2000 सोल्ड फॉर कैश, मतलब गुड्स बेचा और 2000 रुपए तुरंत ले लिए, तो ये क्या हुआ, कैश रिसीव्ड इंस्टेंटली, इमीडिएटली, तो ये कैश ट्रांजैक्शन। या तो सैलरी ऑफ ₹15,000 पेड, 15,000 की सैलरी दे दी तो कैश तुरंत गए, तो ये कैश ट्रांजैक्शन हो गया। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या है, तो जिसमें पैसे तुरंत नहीं रिसीव या पे हुए होंगे बट वो फ्यूचर में रिसीव या पे होंगे। तो ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज रिसीव्ड और पेड इन फ्यूचर, मतलब अभी इमीडिएटली कैश रिसीव या पे नहीं हुए बल्कि फ्यूचर में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो, या दया बहन जो है वो अब्दुल की दुकान पे जाती है, अब्दुल जो कि स्टोर चलाता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। अभी दया ने वहां से सामान खरीदा और जब बिल बनाया तो अब्दुल को कहा पैसे टप्पू के पापा देके जाएंगे, पैसे टप्पू के पापा देंगे, अभी नहीं वो दे रहे। तो कैश इज नॉट रिसीव्ड और पेड इमीडिएटली बट कैश विल बी रिसीव्ड और पेड इन फ्यूचर। टप्पू के पापा महीने के एंड पे पैसे देके जाएंगे, तो वो क्या हो गया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो ये भी आपको 1 मार्क में शायद आ सकता है या एमसीक्यू में। ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज रिसीव्ड और पेड इमीडिएटली इज कॉल्ड ब्लैंक ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन इन विच कैश और रिसीव्ड, कैश
रिसीव्ड और पेड इन फ्यूचर, देन इट इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्लियर हुआ यहां तक आप लोगों को? चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारे सेकंड डेफिनेशन की, सेकंड टर्मिनोलॉजी की या सेकंड वर्ड की। देखो अकाउंटिंग की डेफिनेशन हमने जब स्टडी की थी तो उसके अंदर वर्ड आया था ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर एटलीस्ट इन पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, ये दो बातें कही थी। तो ट्रांजैक्शन तो समझ में आ गया कि दो या उससे ज्यादा लोगों के बीच में गुड्स या सर्विस एक्सचेंज होते हैं कैश के बदले में, तो उसे हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। पर वहां पे एक वर्ड था इवेंट भी, तो ये इवेंट क्या है ये हम लोग यहां पे देखेंगे। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, मतलब बहुत ज्यादा ही सिंपल। इवेंट इज द रिजल्ट या तो फिर आउटकम, दोनों का मतलब सेम हुआ, ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब कोई ट्रांजैक्शन हुआ होगा तो उसका कोई ना कोई आउटकम, कोई ना कोई रिजल्ट तो आया होगा। तो ट्रांजैक्शन की वजह से जो आउटकम निकल के आता है, जो रिजल्ट निकल के आता है, उसी को यहां पे हम कहेंगे इवेंट। अब देखो ध्यान से, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मेरा एक बिजनेस है साहस स्टोर करके। इसमें मेरे गल्ले में, मेरे शॉप में 2,000 रुपए का कैश बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। और मेरी शॉप में गुड्स जो है वो 1,50,000 के पड़े हुए हैं। अब ध्यान से समझना, ट्रांजैक्शन होता है ट्रांजैक्शन 1। क्या हुआ कि मैंने 10,000 रुपए का गुड्स कैश में सेल किया, ये ट्रांजैक्शन है। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 फॉर कैश। 10,000 रुपए में गुड्स सेल किया कैश में। तो ध्यान से सोचो यहां पे क्या होगा, 10,000 रुपए का गुड्स सेल किया। देखो कैश बैलेंस कितना था हमारे पास, 2,000 का, और गुड्स कितना का पड़ा था हमारे पास, 1,50,000 का। अब मैंने कहा कि ट्रांजैक्शन क्या हुआ कि 10,000 का गुड्स कैश में सेल किया। तो यहां पे ये ट्रांजैक्शन का आउटकम क्या आया, 10,000 रुपए का गुड्स मैंने कैश में सेल कर दिया। तो ऑब्वियसली ध्यान से देखो कि इसका आउटकम क्या होगा कि मैंने गुड्स सोल्ड किया, तो मेरे पास गुड्स गया होगा, गुड्स कम हुआ होगा। तो मेरे दुकान पे अभी जो 1,50,000 रुपए का गुड्स था, उसमें से 10,000 रुपए का गुड्स चला गया, गुड्स कम हो गया। कितना हो गया, अभी 1,40,000 का ही बचा। और मेरे पास कैश बैलेंस 2,000 रुपए की थी, उसमें मैंने 10,000 रुपए का गुड्स और बेचा कैश में, तो वो 10,000 रुपए मेरे पास आए होंगे। तो अभी मेरा कैश बैलेंस क्या हो गया, 12,000। तो ये एक जो ट्रांजैक्शन हुआ कि मैंने 10,000 रुपए में गुड्स बेचा, उसका आउटकम क्या निकला, उसका रिजल्ट क्या निकला कि मेरे पास जो कैश थे वो 10,000 से बढ़ के 12,000 हो गए, और मेरे पास जो गुड्स थे 1,50,000 के, वो कम होके 1,40,000 के हो गए। तो ये ट्रांजैक्शन का जो आउटकम निकला कि कैश बैलेंस बढ़ गया, गुड्स या स्टॉक कम हो गया, ये क्या हुआ, ट्रांजैक्शन का आउटकम, रिजल्ट। और इसी आउटकम या रिजल्ट को हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में इवेंट। समझ में आया? तो यहां पे क्या कहा है, इवेंट मींस क्या, रिजल्ट और आउटकम ऑफ द ट्रांजैक्शन। अब देखो यहां पे मैंने समझा है कि गुड्स ऑफ ₹5,000 सोल्ड फॉर कैश, तो यहां पे क्या होगा, कैश बैलेंस 5,000 रुपए से इंक्रीज हो जाएगा। और गुड्स बेचे हैं तो गुड्स यहां पे 5,000 रुपए से क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये कैश बैलेंस बढ़ गया और गुड्स डिक्रीज हो गया, ये हमारे लिए क्या है, इवेंट। बोलो क्लियर हुआ? इसके बाद अब ये जो डेफिनेशन है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको एग्जाम में पूछने के लिए काम की है, और आगे अकाउंट सब्जेक्ट में भी पता होना चाहिए, कैपिटल। अब ये शायद वर्ड आपने पहली बार सुना हो या नहीं, सर हमने सुना है गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली, तो ये कैपिटल वर्ड सुना है। ये कैपिटल उस फॉर्म में नहीं है। यहां पे अकाउंट में कैपिटल का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। ये सिंपल डेफिनेशन है कि बिजनेस का ओनर बिजनेस में अपना खुद का जितना इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब अपने खुद के जितने पैसे लगाता है, उसे कहते हैं कैपिटल। या फिर
थोड़ी और इलेबोरेटेड डेफिनेशन, मतलब थोड़ी ज्यादा डिटेल डेफिनेशन ये सेकंड वाली है, जो कि आप लोगों को याद रखनी है। एग्जाम में पूछते हैं तो ये वाली डेफिनेशन लिखनी है। क्या? एनी कैश, असेट्स और गुड्स। अब यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज किया है ना, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जगह पे उसको बता दिया भाई इन्वेस्टमेंट में क्या हो सकता है। तो ओनर पैसे ला सकता है, ओनर अपनी कोई पर्सनल असेट ला सकता है, या ओनर अपना खुद का कोई गुड्स ला सकता है। मतलब एनी कैश, असेट्स और गुड्स ब्रॉट इन बिजनेस, बिजनेस में लाया है कौन? बाय ओनर, देन इट इज कॉल्ड कैपिटल। याद रखना, एनी कैश, असेट्स और गुड्स ब्रॉट इन बिजनेस बाय द ओनर, मतलब ओनर है वो जो भी कैश, असेट्स या गुड्स बिजनेस में लाता है तो उसी को कैपिटल कहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल भाविन सर जो है वो साहस इंस्टीट्यूट नाम का एक बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तो वो बिजनेस फ्री में तो सेट होगा नहीं, उसके लिए पैसे लगाने पड़ेंगे। तो भाविन सर जो कि ये साहस इंस्टीट्यूट के ओनर है, तो उन्होंने फॉर एग्जांपल 15 लाख रुपए अपने खुद के लगाए। तो ये 15 लाख रुपए कैश ब्रॉट इन बिजनेस, बिजनेस में लाए, साहस इंस्टीट्यूट में लाए। कौन लाया? ओनर भाविन सर। तो ये 15 लाख रुपए हो गए कैपिटल। भाविन सर ने अपना एक घर था या अपनी एक जगह थी, वो क्लासरूम के लिए इस्तेमाल कर दी, मतलब बिजनेस को दे दी कि भाई तुम यहाँ पे क्लास चलाओ। वैसे वो घर या वो जगह मेरी थी, पर्सनल थी, पर और वो जगह की प्राइस थी फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपीस, तो वो बिजनेस को दे दी। तो ये असेट, प्रीमाइस जगह, वो सास इंस्टीट्यूट में लाए भाई यहाँ पे क्लास चलाओ, तो ये असेट वो भी क्या हो गई? कैपिटल। क्यों? क्योंकि वो किसने लगाई है? किसने दी है? ओनर ने। तो क्या याद रखना है? सिंपली ओनर जो भी कैश, असेट्स या गुड्स बिजनेस में लाता है उन सब को कहा जाएगा कैपिटल। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या लिखेंगे? एनी कैश, असेट्स और गुड्स ब्रॉट इन बिजनेस, कौन? बाय ओनर, देन इट इज कॉल्ड कैपिटल। क्लियर? देखो हमारी जो चौथी डेफिनेशन है ये कैपिटल का ऑपोजिट है। मतलब कैपिटल की जो डेफिनेशन थी उसमें क्या होता था, उसका ऑपोजिट होगा ना, उसको ड्राइंग कहेंगे। अब नॉर्मली ड्राइंग का मतलब क्या समझते हैं? ड्राइंग मतलब सर वो पेंटिंग, हमें स्कूल में ड्राइंग का लेक्चर आता था और हम सर की शकल बनाते थे, बाल लंबे कर देते थे, एक आंख कानी आंख बना देते थे, सिंग लगा देते थे, सिगरेट पिला देते थे। तो वो ड्राइंग नहीं। यहाँ पे ड्राइंग मतलब क्या? तो जब ओनर बिजनेस में कोई भी पैसा लगाता है, मतलब बिजनेस में पैसा देता है, तो वो कैपिटल है। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ओनर को जरूरत हो और वो बिजनेस में से पैसा ले जाए वापस, या कोई असेट बिजनेस में से ले जाए। तो यहां पे जो बेसिक है वो क्या है कि कैपिटल का बिल्कुल ऑपोजिट होगा ड्राइंग। जब ओनर बिजनेस में कुछ लेके आता है, चाहे वो कैश हो, गुड्स हो या असेट हो, ओनर बिजनेस में कुछ लेके आता है। फॉर एग्जांपल ये बिजनेस है, ठीक है, और ये भाविन सर ओनर है। तो अगर ओनर बिजनेस में कोई कैश, कोई असेट या गुड्स लेके जाते हैं तो उसे कहेंगे कैपिटल। पर अगर ओनर बिजनेस में से कोई कैश ले लेते हैं, बिजनेस में से कोई असेट्स लेते हैं या बिजनेस में से कोई गुड्स लेते हैं अपने लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो उसे ही हम कहेंगे ड्राइंग। तो देखो डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, एनी कैश, असेट्स और गुड्स। पर यहां पे वर्ड क्या था? देखो ब्रॉट इन, जबकि यहां पे वर्ड क्या है? विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस। कौन करेगा? बाय ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज, देन इट इज कॉल्ड ड्राइंग। तो आप देखोगे सिंपली तो बिल्कुल ही कैपिटल का ऑपोजिट है। क्या है डेफिनेशन ड्राइंग की? एनी कैश, असेट्स और गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, देन इट इज कॉल्ड ड्राइंग। तो क्लियर हो गई ये डेफिनेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में ये थर्ड, फोर्थ, अब ये फिफ्थ वाली भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, लायबिलिटी। अभी लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो देखो सिंपल वर्ड है, एनी अमाउंट, मेन वर्ड ये है पेबल बाय बिजनेस। पेबल का मतलब क्या होता है? पे इन फ्यूचर, फ्यूचर में देना है पैसा। फॉर, अब ये उसका रीजन क्या हो सकता है? फॉर क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स और असेट, और बोरोड मनी, मतलब आपने क्रेडिट पे कोई गुड्स खरीदे हैं या क्रेडिट पे कोई सर्विस खरीदी है और उसका पैसा फ्यूचर में देने वाले हो, तो वो लायबिलिटी हो गई आपके लिए। या फिर आपने बैंक में से पैसे बोरो किए हैं, मतलब कि लोन ली है,
तो उसके भी पैसे आपको क्या करने होंगे, फ्यूचर में पे करने होंगे, तो वो आपके लिए लायबिलिटी कहलाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जिसने साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप जो है उसकी सर्विस ली, पर उसका पेमेंट फॉर एग्जांपल, ऐसा ऑप्शन नहीं है हमारी ऐप में, बट फॉर एग्जांपल ऐसा है कि आप उसका पैसा 1 महीने के बाद पे करने वाले हो, तो सर्विस आपने अभी ले ली पर पैसा फ्यूचर में देने वाले हो, तो वो क्रेडिट हो गया। हमने आगे देखा था ट्रांजैक्शन कैश और क्रेडिट। क्रेडिट के अंदर क्या होता था कि कैश रिसीव्ड और पेड इन फ्यूचर। तो लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, एनी अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस। पेएबल का मतलब क्या, पे इन फ्यूचर बाय बिजनेस। क्यों, क्या रीजन होगा कि फ्यूचर में पे करेंगे, बिकॉज माइट बी क्रेडिट पे गुड्स परचेस किए होंगे, या कोई असेट परचेस की होगी, या कोई सर्विस खरीदी होगी, या तो फिर मनी बोरो किए होंगे, देन इट इज कॉल्ड लायबिलिटी। तो अगर यहां पे आपको 1 मार्क में पूछा है तो आप लिखोगे क्या, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, एनी अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस फॉर क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स और असेट और मनी बोरोड, इट इज कॉल्ड लायबिलिटी। अब ये जो अमाउंट है वो फ्यूचर में पे करनी होगी, पेएबल इन फ्यूचर, जो कि मैंने अभी आपको समझा दिया। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लायबिलिटी इज क्लासिफाइड एज फॉलो, और यहां पे उसकी 2 टाइप है। लायबिलिटी को 2 टाइप में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें पहला है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन। ये दोस्तों आपको 11th के लिए उतना काम का नहीं है, बट आप कॉलेज में या सीए कर रहे हो या सीए में कर रहे हो तो उसमें ये चीजें काम की है। मतलब 11th के लेवल पे ये काम का नहीं है, सीए के लेवल पे काम का है, कॉलेज के लेवल पे ये काम का है। ठीक है, तो यहां पे क्या कहा है कि जो लायबिलिटी है वो 2 टाइप की होती है, जिसमें पहला है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन के बेस पे होगा इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल मतलब बिजनेस के अंदर की लायबिलिटी, एंड एक्सटर्नल मतलब बिजनेस के बाहर की लायबिलिटी। तो अब ध्यान से समझो, इंटरनल लायबिलिटी मतलब क्या, तो देखो बिजनेस और ओनर ये दोनों अलग अलग है। फॉर एग्जांपल ये साहस इंस्टीट्यूट है, ये उसके ओनर भाविन सर है, तो भाविन सर अलग है, साहस इंस्टीट्यूट अलग है, ये दोनों एक चीज नहीं है। तो अब भाविन सर ने जो पैसा साहस इंस्टीट्यूट को दिया है वो साहस इंस्टीट्यूट के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि वो पैसा फ्यूचर में बिजनेस को अपने ओनर को वापस करना है। बट ओनर बिजनेस के अंदर का ही पार्ट है, तो वो बिजनेस के लिए कहलाएगी इंटरनल लायबिलिटी। तो आप लोग याद क्या रखोगे कि जो इंटरनल लायबिलिटी होती है ना वो क्या होगी, कैपिटल। जो कैपिटल ओनर ने, आगे हमने कैपिटल की डेफिनेशन देखी कि ओनर बिजनेस को जो पैसा देता है वो कैपिटल है, और कैपिटल बिजनेस की क्या है, इंटरनल लायबिलिटी। और दूसरा है एक्सटर्नल मतलब बाहर की। मतलब फॉर एग्जांपल हम बैंक ऑफ बड़ौदा में से जाके लोन लेके आए, तो बैंक ऑफ बड़ौदा वो साहस इंस्टीट्यूट के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है, वो इंटरनल पार्ट नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा तो एक थर्ड पार्टी है। तो बिजनेस का जो भी लायबिलिटी थर्ड पार्टी की तरफ है तो उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये हम आगे कंटिन्यू में इसी सेशन में देखने वाले हैं, डोंट वरी। आपको सिर्फ याद ये रखना है अभी कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन 2 टाइप, इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम या तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, 2 होती है, एक करंट लायबिलिटी और दूसरी होती है नॉन करंट लायबिलिटी। ये सभी हम लोग यहाँ पे इसी सेशन में देखने वाले हैं। बट अभी आप क्या याद रखोगे, लायबिलिटी का मतलब ये 1 मार्क में, और लायबिलिटी के टाइप्स क्या है। तो लायबिलिटी का मतलब क्या, एनी अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस फॉर क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स और असेट और फॉर मनी बोरोड इज कॉल्ड लायबिलिटी। नाउ लायबिलिटी इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, उसमें भी अगेन 2 टाइप, इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। और दूसरी टाइप थी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो टाइम के बेसिस पे भी 2 टाइप है, एक करंट लायबिलिटी और दूसरा होता है नॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर। तो अब यहां पे हम लोग ये देखते हैं कि इंटरनल लायबिलिटी क्या होता है और एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होता है। तो देखो पहले बात कर रहे हैं इंटरनल लायबिलिटी। व्हेन ओनर ऑफ द बिजनेस, ये मेन वर्ड है। इंटरनल लायबिलिटी किसके साथ जुड़ी हुई है, ओनर ऑफ द बिजनेस प्रोवाइडिंग कैपिटल टू द बिजनेस, देन इट बिकम्स इंटरनल लायबिलिटी। तो आपको सिंपली क्या याद रखना है कि जो कैपिटल हमने स्टडी किया डेफिनेशन, वो कैपिटल बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी होती है। ठीक है,
इंटरनल लायबिलिटी मीन्स, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि इंटरनल लायबिलिटी मीन्स लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स ओनर्स, मतलब कि बिजनेस को पैसा पे करना है वापस, किसको? ओनर को, तो उसे ही हम लोग कहेंगे इंटरनल लायबिलिटी। क्लियर? जबकि एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या है? तो अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस टू थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है? आउटसाइडर, बाहर का कोई लोग है, आउटसाइडर। अब वो आउटसाइडर को हम क्यों पैसे पे करेंगे? फॉर क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, असेट और सर्विस, मतलब कि वो आउटसाइडर, वो थर्ड पार्टी के पास से हमने शायद गुड्स क्रेडिट पे लिए होंगे, या कोई सर्विस क्रेडिट पे ली होंगी, या कोई असेट क्रेडिट पे ली होगी, या तो फिर हमने पैसे उसके पास से बोरो किए होंगे, जो पैसा हम लोग उसको फ्यूचर में वापस करने वाले हैं, तो उससे हम कहेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो आपको मेन क्या चीज या क्या वर्ड याद रखना है? तो एक्सटर्नल लायबिलिटी मींस liability of business towards third party, this is important, और internal liability means liability of business towards owner, ये याद रखना है, सिंपल। internal liability means liability of business towards owner, जैसे कि कैपिटल, एंड external liability means liability of business towards third party या outsider, then it is called external liability, simple। आपको क्या याद रखना है? इंटरनल लायबिलिटी, लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स इट्स ओनर। एक्सटर्नल लायबिलिटी, लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स थर्ड पार्टी। तो अब थर्ड पार्टी और ओनर, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, उसको हाईलाइट कर दो। और आज के सेशन की हमारी आखिरी डेफिनेशन है ये, करंट लायबिलिटी या तो फिर नॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी विच इज पेएबल विथ इन 1 ईयर, इसको आप लोग खास हाईलाइट कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। विथ इन 1 ईयर, जो पैसा, लायबिलिटी का मतलब क्या? पैसा देना है फ्यूचर में, पर फ्यूचर मतलब क्या? फ्यूचर मतलब कल भी हो गया, फ्यूचर मतलब 1 महीना भी हो गया, फ्यूचर मतलब 1 साल भी हो गया, फ्यूचर मतलब 10 साल भी हो गया, फ्यूचर मतलब 100 साल भी हो गया। तो हम फ्यूचर में मतलब कब? तो फ्यूचर में 1 साल के अंदर अंदर, विथ इन 1 ईयर पे करना है, तो उसे हम लोग कहेंगे या तो करंट लायबिलिटी या तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। लायबिलिटी ऑफ बिजनेस विच इज पेएबल विथ इन 1 ईयर, मतलब 1 साल या उसके अंदर। अब 1 साल के अंदर मतलब 1 दिन के बाद भी हो, 1 हफ्ते के बाद भी हो, या 15 दिन के बाद हो, या 3 महीने के बाद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 साल के अंदर जो लायबिलिटी पे करनी है, उसे हम कहेंगे इंटरनल लायबिलिटी। एंड लायबिलिटी विच इज पेएबल आफ्टर 1 ईयर, मतलब 1 साल के भी बाद, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, जैसे कि हमने बैंक में से कार लोन ली है, होम लोन ली है, तो ऐसा नहीं होता है कि उसका पैसा एक ही साल के अंदर हमने पे कर दिया, 3 साल की या 5 साल की या 15 साल की लोन होगी। तो जो पैसा हमें 1 साल के बाद वापस करना है, उसे हम कहेंगे नॉन करंट या तो लॉन्ग टर्म। टर्म का मतलब होता है टाइम, मतलब लॉन्ग टाइम की लायबिलिटी, मतलब नॉन करंट लायबिलिटी। तो फिर से एक बार, पहली है करंट लायबिलिटी, लायबिलिटी विच इज पेएबल विथ इन 1 ईयर इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी, एंड लायबिलिटी विच इज पेएबल आफ्टर 1 ईयर इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या तो फिर नॉन करंट लायबिलिटी। तो यहां पे हमारे ये डेफिनेशन जो सभी है, उसमें से 1 to 7 डेफिनेशन वाला ये सेशन खत्म हुआ, एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा, और आपको इसको समझ के अपनी नोटबुक में भी कंपल्सरीली लिख देना है। क्लियर?